Today we will start a new chapter from your syllabus, that is changing cultural traditions. ओके आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। বাংলায় যদি বলি তাহলে কি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিবর্তন। মিউট করেছো কি? This is for Bengalis. ওকে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিবর্তন একটা চ্যাপ্টার আছে তোমাদের বইয়ে, ওই চ্যাপ্টারটা আজকে আমরা শুরু করব। ঠিক আছে, দেখো, from the 14th to the end of the 17th century, towns were growing in many countries of Europe. आज जो कल्चरल चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सब कुछ यूरोप के कल्चर के बारे में है। ठीक है, कल्चर कौन सी कंट्री के बारे में है? यूरोप। सबटा चैप्टर আমাদের ইউরোপের বিষয়ে জানায় যে ইউরোপে কি রকম কালচার শুরু হয়েছিল। ঠিক আছে, from the 14th to the end of the 17th, माने 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक क्या हुआ? टाउन्स वेर ग्रोइंग इन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। टाउन्स ग्रो होने लगे, शहर ग्रो होने लगे इन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। ठीक है, यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिसमें टाउन्स ग्रो करने लगे। ए डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप, जिसमें एक अर्बन कल्चर भी डेवलप होता है। मतलब टाउन का जो संस्कृति होता है ना, শহরের যে সংস্কৃতিটা হয় वो भी मतलब গ্রো करने लगा, डेवलप करने लगा, উন্নতি হতে শুরু করে সেই টাউনের সংস্কৃতিও। ঠিক আছে, townspeople began to think of themselves as more civilized than rural people. যারা টাউনে বসবাস করতো, টাউন্স পিপল যারা ছিল, তারা তাদেরকে সিভিলাইজড মনে করতো। হোয়াট ইজ সিভিলাইজড? ইয়েস, Excuse me, ma'am. yes, Which chapter name this topic? fifth chapter from history. Yes, chapter name, ma'am. Fifth chapter? Yes, which chapter? Fifth chapter, fifth, 5. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, all right. टाउन्स पर्टिकुलरली ओके, सिविलाइज के बारे में हम लोग बोल रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइज, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? में सिविलाइज मतलब क्या होता है? सिविलाइज माने की मतलब जो लोग ज्यादा क्या है, ज्यादा जानते हैं, जो लोग अच्छे से सोचते हैं, जो लोग सुपरस्टिशियस नहीं है, जिसको कुसंस्कार जो होता है ना उसके बारे में मतलब वो विश्वास नहीं करते, वो हर चीजों पे विश्वास नहीं करते, उनको वो चीज चाहिए जिसका लॉजिक है, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है, लॉजिकली सोचता है, लॉजिक के बिना कुछ नहीं विश्वास करता, उन लोगों को हम लोग सिविलाइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूरोप के ऐसे ऐसे कंट्रीज थे जिसमें अर्बन कल्चर डेवलप हुए, और उसमें भी टाउन्स पीपल बिगन टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज मोर सिविलाइज्ड। मतलब वो शहर के लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मेरी टाउन्स पीपल जो है वो रूरल मतलब क्या होता है, गांव से जो बिलोंग करता है। रूरल मतलब रूरल माने হচ্ছে গ্রামের মানুষ যারা, रूरल पीपल, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ, रूरल पीपल से मैं ज्यादा सिविलाइज्ड हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ। ठीक है, मैं जो कुछ भी मानता हूँ वो लॉजिकली मानता हूँ, बिना प्रूफ के मैं कुछ भी नहीं विश्वास करता, कुछ भी नहीं मानता। तो ये उन्होंने सोचा कि टाउन्स पीपल बिगन टू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज मोर सिविलाइज्ड देन रूरल पीपल। मतलब गांव के लोगों से टाउन के जो लोग होते हैं उन लोगों को लगता है कि मैं रूरल पीपल से बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हूँ। सिविलाइज যদি আমরা বাংলায় বলি তাহলে হচ্ছে সভ্য, বেশি সভ্য যাদের বলা হয়। সভ্য অসভ্য আছে না, অসভ্য মিন্স আনসিভিলাইজড এন্ড সিভিলাইজড মিন্স সভ্য মানুষ যাদেরকে আমরা। ঠিক আছে, देन टाउन्स पर्टिकुलरली फ्लोरेंस, वेनिस, कौन से टाउन्स देखो, फ्लोरेंस, वेनाइस
एंड रोम, ये 3 टाउन है, ठीक है, यूरोप में बिकेम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। मतलब वो जो 3 टाउन है ना, फ्लोरेंस, वेनाइस एंड रोम, वो बिकम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। मतलब इस 3 टाउन में बहुत अच्छा क्या होता है, आर्ट एंड लर्निंग होता है, मतलब लोगों को ज्यादा सिखाया जाता है, ठीक है, लोगों को ज्यादा सिखाया जाता है। एंड उसमें जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता है, हम लोग जो फाइन आर्ट्स पढ़ाई करते हैं ना, आर्ट्स होते हैं, लर्निंग होते हैं, एडुकेशन होते हैं, वो सब कुछ उस 3 टाउन में, मतलब जो होता है फ्लोरेंस, वेनाइस एंड रोम, इन 3 टाउन में ज्यादा थे, ठीक है। दिस बिकेम सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। Artistic and writers were patronized by the rich and the aristocratic. The invention of printing at the same time made books and prints available to many people. देखो उस टाइम पे प्रिंटिंग का भी इन्वेंशन हो गया। जैसे कि हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं वो प्रिंटेड होता है, उसमें ये जो है वो भी प्रिंटेड है ना। आप लोग जो बुक पढ़ते हो वो भी प्रिंटेड है। तो ये प्रिंटिंग जो इन्वेंशन तब हो गया था, एट द सेम टाइम मेड बुक्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल टू मेनी पीपल। मतलब जो बुक्स होते हैं पढ़ने के लिए वो सबके पास प्रिंटिंग जैसा होता है, प्रिंट जो सिस्टम है वो चालू हो गया था, एंड सबको अपना प्रिंट बुक्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल टू मेनी पीपल। मतलब हर लोग अपने प्रिंट बुक्स को पढ़ सकते थे, उनके पास प्रिंटिंग का बुक्स था, प्रिंटेड बुक्स था, ठीक है। Including those living in distant towns or countries, as a sense of history also developed in Europe, and people contrasted their modern world with the ancient one of the Greeks and Romans. मतलब उनके उनके दिमाग में ना बहुत सारे, मतलब जो थिंकिंग होता है ना, जो सोच होता है लोगों का, वो डेवलप होने लगा। उन लोगों ने क्या क्या किया, देखो उन लोगों के पास बुक्स थे, वो पढ़ सकते थे, ठीक है, उन लोगों के पास आर्ट एंड लर्निंग भी था, उन लोग टाउन के पीपल थे, उन लोग सिविलाइज्ड भी थे, है ना। बट उन लोगों के पास हिस्ट्री भी था, हिस्ट्री भी डेवलप हो गया। एंड दे कंट्रास्टेड बिटवीन द एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब पहले जमाने का हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री को लेके, मतलब पुराने जमाने का जो हिस्ट्री था, ठीक है, उसको लेके, एंड जो अभी नया जमाना जो है उसका जो हिस्ट्री है उसको लेके कंपैरिजन करते थे, कॉन्ट्रास्ट करते थे, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या होता है, मतलब ग्रीक्स एंड रोमांस के जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री का एंशिएंट पार्ट, मॉडर्न पार्ट को लेके वो लोग कंट्रास्ट करते थे, कंट्रास्टेड देयर मॉडर्न वर्ल्ड विद द एंशिएंट ऑफ द Greeks and Romans. Religion came to be seen as something which each individual should choose for himself. देखो सेक्युलरिज्म भी आ गया। मैंने बोला था आप लोगों को कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज सेक्युलरिज्म? किसी को पता है व्हाट इज सेक्युलरिज्म? সেকুলারিজম মানে হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা, যদি আমরা বাংলায় বলি ধর্ম নিরপেক্ষতা, ঠিক আছে। সেকুলারিজম মিন্স सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है देयर इज नो ऑफिशियल religion in a country। ये होता है सेकुलरिज्म। क्या होता है? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजियन, नो ऑफिशियल मतलब कोई भी रिलीजियन जो है, धर्म जो बोलते हैं, धर्म बोलते हैं, वो ऑफिशियल नहीं है। आप उस कंट्री में बैठ के कोई भी रिलीजियन चूज कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप हिंदू का भी पूजा पाठ कर सकते हो, आप मुस्लिम का भी जो लोग वो लोग करते हैं वो कर सकते हो, क्रिश्चियन का जो फॉलोअर्स होता है उनके जैसे भी हो सकते हो। मतलब आपको कोई अटकने वाला नहीं है, आप अपने मन से चूज कर सकते हो। ये होता है सेक्युलरिज्म। मतलब ऐसा कुछ भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान मान लो, अगर आप लोग देखोगे पाकिस्तान इज अ कंट्री, तो उसमें क्या है,
मुस्लिम का ज्यादा मेजोरिटी होता है, वो एक नॉन सेक्युलरिस्ट क्या है कंट्री है, क्योंकि उसमें क्या है ऑफिशियल रिलीजन होता है, उसमें ऑफिशियल रिलीजन क्या है मुस्लिम है ना, मतलब वो सेक्युलरिज्म का कंट्री नहीं है। लेकिन अगर हम लोग हमारे इंडिया में देखें, इंडिया क्या है, सेक्युलरिज्म है या नॉन सेक्युलरिज्म, क्या है आप लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है बताओ, इज इंडिया सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्मिक कंट्री, क्या वो सेक्युलरिज्म को मानता है इंडिया, क्या इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजियन है या नहीं, बताओ वो बता दो, हाँ या ना, हाँ नो, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया में, हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जिसका मन चाहे वो फॉलो कर सकते हैं। मतलब है कि इंडिया इज ए सेक्युलरिज्मिक कंट्री, ठीक है। ये भावना जो है ना सेक्युलरिज्म का, मतलब कोई भी किसी भी टाइम अपना रिलीजियन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी टाइम अपना जो धर्म है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको सेक्युलरिज्म बोलता है। एंड रिलीजन केम टू बी सीन एज समथिंग व्हिच ईच इंडिविजुअल शुड चूज फॉर हिमसेल्फ, मतलब खुद के लिए वो अपना धर्म को चूज कर सकता था उस टाइम। मुझे वो गॉड अच्छा लगता है, मुझे वो भगवान अच्छा लगता है, मैं तो उनका पूजा करूंगा, वो आपकी मर्जी है, कोई आपको क्या फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। ये है सेक्युलरिज्म। द चर्च आर्थसेंट्रिक बिलीफ वाज overturned by scientists who began to understand the solar system. The new geographical knowledge overturned the Europe-centric view that the Mediterranean Sea was the center of the world. देखो, अब देखो, थोड़ा साइंस भी आ गया, मतलब क्या है हम लोगों को इस चैप्टर में क्या मिलेगा कि कैसे कल्चर का इवॉल्व हुआ, कल्चर के साथ साथ हम लोगों को मिलेगा एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुआ, हम लोगों को मिलेगा साइंस कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। देखो, द चर्च अर्थ सेंट्रिक बिलीफ वाज ओवरटर्न्ड बाय साइंटिस्ट आ गए, ठीक है। पहले जो लोग सुपरस्टिशियस थे, मतलब सुपरस्टिशंस अंधविश्वास जो करते थे वो लोग, वो थोड़ा सा ओवरटर्न हो गया, वो थोड़ा सा मतलब ब्लर हो गया बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट, बाय साइंटिस्ट हु बिगन टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम। जिन लोगों को, साइंटिस्ट को क्या पता होता है कि अर्थ का सेंटर क्या है ना, अर्थ का सोलर सिस्टम कैसा है, পৃথিবীর কি বলে পৃথিবীর সম্পর্কে সবকিছু, সোলার সিস্টেম মানে কি সৌরজগৎ, সবকিছু জানে সায়েন্টিস্টরা। তো যার জন্য যেই তোমার আগের যারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো ওগুলোকে আর বিশ্বাস করা হয় না, ঠিক আছে। and new geographical knowledge overturned the Europe-centric view that the Mediterranean Sea was the center of the world. अब सब लोगों को समझ में आया, जो साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों को समझ में आया कि वो आगे जो लोग बोलते थे वो विश्वास नहीं करते थे। एंड मेडिटेरेनियन सी जो होता है, एक सी होता है हमारे वर्ल्ड में, वो अर्थ का सेंटर है। ऑलराइट, तो फिर हम लोगों ने क्या क्या देखा इस, मतलब इतना तक कि 14th सेंचुरी से शुरू होकर 17th सेंचुरी के एंड तक बहुत कुछ बदला है। लोग सिविलाइज्ड होने लगे, टाउन्स के लोग सिविलाइज्ड होने लगे, जैसे कि फ्लोरेंस, वेनाइस एंड रोम में आर्ट एंड लर्निंग शुरू हुआ, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री का जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट होता है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री का कॉन्ट्रास्ट भी हमने देखा, रिलीजियन भी, सेक्युलरिज्म भी देखा, है ना, एंड साइंटिस्ट लोग भी देख लिया। मतलब थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है हमारा जमाना जो है, ठीक है। फिर देखो, इधर से शुरू करेंगे हम, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रो था आप लोगों का। अभी द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज, ठीक है। একটু এসে করা যাবে, এটা দেখা যাচ্ছে না, এদিকে আসছে না, তো তুমি একটু ক্যামেরাটা ঠিক করো, এদিকে আসছে না এটা। wait for a minute, yeah, okay, so the revival of the Italian cities, ঠিক আছে, এখান থেকে শুরু করব আমরা, we will start from that, the revival of Italian cities का revival कैसे हुआ। all right, Italian cities का revival कैसे हुआ ये पढ़ेगी। आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल हो गया, मतलब वो
उनका जो क्या बोलते एम्पायर था वो गिर गया. आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, many of the towns that had been political and cultural centers in Italy fell into ruin. There was no unified government. क्यों मतलब इटालियन सिटीज जो था वो थोड़ा सा क्यों फॉल होने लगा, মানে ইতালির যে গভর্নমেন্টটা ছিল বা ইতালিয়ান যে সিটিগুলি ছিল, যে শহরগুলি ছিল, ওগুলো কেন মানে কেন ড্যামেজড হয়ে যাচ্ছিল, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল কেন? বাট এগুলোকে রিভাইভাল কিভাবে করা যায়, এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত কিভাবে করা যায়? ঠিক আছে, দেখো পলিটিক্যাল এন্ড কালচারাল সেন্টার্স ইন ইটালি फेल इनटू रुइन. देयर वाज কেন फॉल হয়েছিল, व्हाई मतलब होता है कि क्यों वो थोड़ा सा फॉल हो गया था. देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट. उसमें यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं था, एक अच्छा गवर्नमेंट नहीं था जो वो सिटीज को खड़ा कर सके, जो वो सिटीज को, इटली को गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सके. हेलो. यस. हेलो, मैं आई एम फ्रॉम जबलपुर डिस्ट्रिक्ट. आई एम स्पॉटेड. यस. আপনি বলতে বলতে একটু বাংলা বলবেন. বাংলায় বলবো? হ্যাঁ, বাংলা বলবেন. ওকে, ঠিক আছে. আপনার নামটা একটু বলবেন. ওকে. হ্যাঁ. There was no unified government মানে হচ্ছে যেখানে কোনো রকম কোনো কি ভালো গভর্নমেন্ট ছিল না, ভালো সরকার ছিল না, ঠিক আছে, মানে ওই স্টেটটাকে বা ওই সিটিজে ইতালি কথা বলা হচ্ছে, ওই স্টেটটাকে শক্ত করে ধরে রাখার মতো কোনো রকম সরকার ছিল না. ইয়েস. ইয়েস. বাংলা পারে না. বাংলা আমি यस आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, इन हिंदी ऑल्सो, इन बंगाली ऑल्सो. आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा पेशेंस हो जाओ, पेशेंट हो जाओ. मैं पहले समझा देता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को तीनों लैंग्वेज में बता दूंगा, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है. प्लीज कीप सम पेशेंस. ओके. देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट मतलब होता है कि उसमें कोई भी यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं था, ठीक है, उसमें कोई भी यूनिफाइड गवर्नमेंट. एंड द पोप इन रोम who was sovereign in his own state was not a strong political figure. जो पोप था रोम में, जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर होता है ना एक स्टेट का, वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, ঠিক আছে? মানে হচ্ছে যে পলিটিক্যাল ফিগার যেটা থাকে পোপ রোমে, যদি রোম একটা ইটালির একটা সিটি ধরতে পারো, ঠিক আছে, ইটালির একটা সিটি ধরতে পারো রোম, ওই রোমের পলিটিক্যাল যে স্ট্রেংথটা ওইটা কম ছিল. ओके. मतलब होता है कि द पोप इन रोम हु वाज सोवरेन इन हिज ओन स्टेट, मतलब उसके स्टेट में जो सोवरेन का मतलब क्या होता है, जो हायर लेवल पे होता है ना. सोवरेन का मतलब होता है जो हायर अथॉरिटी होता है. वो सोवरेन इन हिज ओन स्टेट वाज नॉट ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर. वो स्ट्रॉन्ग नहीं था पॉलिटिकल फिगर की तरह. जो पोप होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इटली फॉल डाउन. ओके. क्यों इटली का इटलीज का क्यों मतलब फॉल डाउन हुआ, वो क्यों फेल इनटू रुइन हुआ, क्योंकि देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट. কোনো ভালো সরকার ছিল না, ইউনিফাইড সরকার ছিল না. দ্য পোপ ইন রোম হু ওয়াজ সভারেন ইন হিজ ওন স্টেট, যে পোপ গুলি ছিল যারা ছিল হায়ার অথরিটি বা উচ্চ পদে, তাদের পলিটিক্যাল ফিগার স্ট্রং ছিল না. দুইটা কারণ, টু কজ আর দেয়ার, ঠিক আছে. ওকে. While Western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under the Latin Church, and Eastern Europe under the Byzantine Empire, and Islam was creating a common civilization, further Italy was weak and fragmented. कब फ्रेगमेंटेड हो गया था, कब वो फॉल डाउन हो गया था इटली, वो लिखा है, देखो क्या लिखा है. when the Western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under the Latin Church में unified हो गए थे. Eastern Europe under the Byzantine Empire. Yes. मैम जो हिंदी में बोल रही है बंगाली समझ में नहीं आता. बंगाली समझ में नहीं आता? नहीं हिंदी में. ओके ओके, मैं अभी हिंदी में ही बता रही हूँ. ठीक है मैम. ओके ओके. Latin Church and Eastern Europe under the Byzantine Empire में आ गया. and Islam was creating a common civilization further west. Italy was weak and fragment. मतलब ये सब causes है कि इटली जो था, इटली जो स्टेट था, वो कंट्री था, वो क्यों फ्रेगमेंटेड हो गया था उस टाइम, ठीक है. बट
कैसे उसका रिवाइवल हुआ वो पढ़ना से ये होगा, ठीक है। However, it was these very developments that helped in the revival of Italian culture. ये सब जो कॉजेस हमने बताया वो फॉल्स डाउन के कॉजेस थे और फ्रेगमेंटेशन के कॉजेस थे, ठीक है, फॉल्स डाउन के। बट अभी ये भी बता रहे हैं कि it was these very developments that helped in the revival of Italian culture. इटली का फ्रेगमेंटेशन हो गया बट इटली का कल्चर जो था उसका डेवलपमेंट हुआ था, ঠিক আছে। মানে হচ্ছে যে ইতালি যদি বলি, বাংলাতে ইটালি বলে না, ইতালি বলে। ইতালির যে ড্যামেজ হওয়ার কারণ কি বা ধ্বংস হওয়ার কারণ কি ছিল, ফলস ডাউনের কারণ ছিল এগুলি, যেগুলি আমরা এখন বলেছি যে কোন রকম ইউনিফাইড সরকার ছিল না, পোপ যে ছিল তার পলিটিক্যাল স্ট্রেংথ বা রাজনৈতিক যেই ক্ষমতা সেটা কম ছিল, ঠিক আছে। কিন্তু তাতেও ওদের যে ইটালির যে ড্যামেজটা, তার সত্ত্বেও ইটালির যে কালচারটা, ইটালির যে তোমার কি বলে ইটালির যে সংস্কৃতি সেটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল, সেটার উন্নতি ঘটেছে, ঠিক আছে। উইথ দ্য এক্সপেনশন অফ ট্রেড कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे इटली का कल्चर का, इटालियन कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। मैं पूछूंगी बाद में, जो जो हंस रहे हो ना अभी, मैं पूछने वाली हूँ ये सारे क्वेश्चन। Okay. With the expansion of trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the ports on the Italian coast revived. कैसे revival हुआ ports का Italian, वो important है। कैसे? With the expansion of trade. Trade मतलब क्या होता है? Business. बांग्लाয় की बोली व्यवसा, ठीक है। With the expansion of trade between कौन सी empire का, Byzantine Empire and Islamic country, मतलब Byzantine Empire जो था इटली का उसका एंड इस्लामिक कंट्रीज जो था, उन दोनों के बीच में ट्रेड का कनेक्शन बन गया, ठीक है। ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে তারা। দ্য পোর্টস অন দ্য ইটালিয়ান কোস্ট রিভাইভ, যার জন্য কি হয় ইটালিয়ান যেই পোর্টগুলি বা জাহাজ যেগুলো যেখানে থাকে, আমরা যখন গাড়ি যে জায়গায় স্ট্যান্ড করে ওগুলোকে আমরা কি বলি, গাড়ি স্ট্যান্ড বলি তো। জাহাজ যে জায়গায় স্ট্যান্ড করে, জাহাজ যে জায়গায় দাঁড়ায় ওগুলোকে আমরা বলি পোর্ট, ठीक है। सो पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, इटालियन कोस्ट रिवाइव हुआ। कैसे? जो ट्रेड बना था बिटवीन बाइजेंटाइन एम्पायर एंड इस्लामिक कंट्रीज के बीच में, जो ट्रेड का कनेक्शन बना, इसके लिए हमारा पोर्ट जो था इटालियन कोस्ट का वो रिवाइव हुआ, वो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फिर देखो, from the 12th century as the Mongols opened the up trade with China via the Silk Road and as trade with Western European countries also increased, Italian towns played a central role. देखो इसमें क्या बोला है, हाँ, from the 12th century मतलब 12th century स्टार्ट होने के टाइम से एज मंगल्स जो था वो ओपन किया था, ओपन अप ट्रेड विद चाइना के साथ, चाइना के साथ ट्रेड करने लगा वाया द सिल्क रूट। सिल्क रूट एक रूट है, एक रास्ता है, ठीक है, जो जल में होता है, जलपथ जो हम बोलते हैं, वो सिल्क रूट से वो चाइना तक ट्रेड करते थे, जिसका जो इफेक्ट था वो कहाँ पड़ा, इटली में। जैसे कि ऑल्सो इन दिस इटालियन टाउन्स प्लेड ए वाइटल सेंट्रल रोल, जिसके लिए इटालियन जो टाउन्स था वो ज्यादा रोल प्ले करते थे उस ट्रेड में जो चाइना से लेके इटली तक सिल्क रोड से वो ट्रेड कनेक्शन बनाते थे, ठीक है। They no longer saw themselves as part of a powerful empire but as independent city states. Two of these, Florence and Venice, were republics and many others were court cities ruled by princes, ठीक है। ओके, क्या बोला कि दे नो लॉन्गर सॉ देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ ए पावरफुल एम्पायर, मतलब इटालियंस जो थे वो उन लोगों को मतलब ज्यादा पावरफुल सिटीज की तरह नहीं देखते थे, अपने लोगों को ज्यादा पावरफुल एम्पायर्स नहीं थे, बट एज एन इंडिपेंडेंट सिटीज, मतलब इंडिपेंडेंट है तो ये ठीक है, मतलब ज्यादा पावरफुल वो कंट्री नहीं था। इटली वाज नॉट ए पावरफुल कंट्री बट एन इंडिपेंडेंट सिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंट सिटी और इंडिपेंडेंट स्टेट। टू ऑफ दीज, कौन सा इंडिपेंडेंट स्टेट देखो, जो रिपब्लिक्स था। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट था,
रिपब्लिक मीन्स गवर्नमेंट था, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। सेम वहां पे इटली के दो स्टेट्स थे, क्या क्या, फ्लोरेंस सिटीज थे, फ्लोरेंस एंड वेनाइस, उन दोनों में रिपब्लिक्स थे, गवर्नमेंट थे। एंड मेनी अदर्स वेर कोर्ट सिटीज रूल्ड बाय प्रिंसेस। और भी सिटीज थे, कोर्ट सिटीज जो बोलते थे, वो उसमें प्रिंसेस था, मतलब किंग्स रूल करते थे उधर। एंड रिपब्लिक्स में गवर्नमेंट, ठीक है, रिपब्लिक्स में गवर्नमेंट। प्रिंस मतलब किंग्स रूल्ड होता है, एंड रिपब्लिक्स मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो बताओ अब रिपब्लिक्स कौन से सिटीज जो था वो रिपब्लिक्स था, फ्लोरेंस एंड वेनाइस, ठीक है। एंड अदर स्टेट्स वेर रूल्ड बाय प्रिंसेस। ऑलराइट, फिर देखो, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज वेर वेनाइस। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, कलर्ड, बहुत ज्यादा सुंदर सिटीज था एक वेनाइस जो था। एनोदर वाज जीनोआ और जेनोआ। They were different from other parts of Europe. The clergy were not politically dominant here, not were their powerful feudal lords. Rich merchants and bankers actively participated in governing the city. कौन गवर्न करते थे वो सिटीज को? एक था মার্চেন্টস, एक था ব্যাংকার্স, মানে ব্যাংকে যারা কাজ করে তারা, এবং মার্চেন্টস মানে যারা ব্যবসার কাজে যুক্ত, তারা actively participated in governing the city, and this helped the idea of citizenship to strike root. Even when these towns were ruled by military despots, the pride felt by the townspeople in being citizens did not weaken. मतलब होता है कि क्या होता है, इन सबका मतलब होता है कि वहां पर कोई भी पॉलिटिकली डोमिनेंट नहीं होता था, किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता था, बट मर्चेंट्स एंड बैंकर्स जो थे वो क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। एंड द प्राइड फेल्ट बाय द टाउन्सपीपल इन बीइंग सिटीजन्स डिड नॉट वीकन, मतलब वो जो सिटीजन्स था उस टाइम का वो वीकन नहीं हुआ था। देखो ये एक चार्ट होता है, ठीक है, द 14th and 15th सेंचुरी का चार्ट है, जिसमें क्या है, ह्यूमनिज्म टॉट एट पदोआ यूनिवर्सिटी इन इटली हुआ था 1300 में। पेट्रार्क गिवन द टाइटल ऑफ पोएट लोरेट इन रोम 1341। आप लोगों के बुक्स में होंगे, पढ़ लेना अच्छे से ये वाला चार्ट, ठीक है। अब देखो क्या स्टार्ट होता है, पढ़ाई लिखाई शुरू होता है, इधर से एडुकेशन स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटीज में, एंड ह्यूमनिज्म का आइडिया भी ग्रो होता है। व्हाट इज ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म क्या होता है, किसी को पता है ह्यूमनिज्म क्या होता है? नहीं बता। ह्यूमनिज्म मतलब होता है ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोग जो ह्यूमनिज्म पे विश्वास करते हैं, जो ह्यूमनिस्ट बोलते हैं हम लोग, वो होता है जिसके पास, मैंने बोला ना, जो लोग सिविलाइज्ड होते हैं, जिसके पास लॉजिक होता है, जो बिना लॉजिक के कुछ भी विश्वास नहीं करता, बिना लॉजिक, बिना प्रूफ के कुछ भी मतलब बिलीव नहीं करता, उसके पास एडुकेशन होता है, वो एडुकेशन होता है उसके पास, ठीक है, वो उनको मोरल्स पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब हम, जैसे कि हम लोग होते हैं ना, बहुत सिविलाइज्ड है, कौन सा बुरा है कौन सा भला है वो समझते हैं, कंट्रास्ट कर सकते हैं, हमारे पास मोरल एथिक्स है, हमारे पास क्या क्या है, मोरल्स है, हमारे पास एडुकेशन है, हम लोग लॉजिक में विश्वास करते हैं, हम लोग बिना लॉजिक के कुछ भी बिलीव नहीं करते। ये सब जिसमें होता है वो होता है ह्यूमनिस्ट और ह्यूमनिज्म। যদি বাংলায় বলি मानविकतावाद, जिसके अंदर मानविकता है, ठीक है। ऑलराइट, ये होता है ह्यूमनिज्म। ओके, अब देखो, द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूरोप हैड बीन सेट अप इन इटालियन टाउन्स। सबसे पहले द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज जो होता है यूरोप में, वो सेटअप किया जाता है इटालियन टाउन में, ठीक है, इटालियन टाउन में। द यूनिवर्सिटीज ऑफ पादुआ एंड बोलोग्ना had been centers of legal studies from the 11th century. कहा था? पादुआ, बोलोग्ना, दो जगह में यूनिवर्सिटीज। कौन सी जगह में? पादुआ
Bologna. The universities of Padua and Bologna had been centers of legal studies होते थे, जिसमें लीगल, अब लीगल क्या है, आइन पढ़ते थे जो लोग, लॉ लॉ पढ़ना होता है ना, जो लोग लॉ लेके पढ़ते हैं, आइन लेके पढ़ते हैं, वो लीगल स्टडीज होता था. फ्रॉम द 11th सेंचुरी से ही होता था यूनिवर्सिटीज ऑफ पाडुआ एंड बोलोग्ना में, ठीक है, जो इटली में था. Commerce being the chief activity in the city, there was an increasing demand for lawyers and notaries, a combination of solicitor and record keeper, to write and interpret rules and written agreements, without which trade on a large scale was not possible. क्यों होता था लीगल स्टडीज, क्यों लॉ लेके पढ़ते थे वो लोग, কেন তারা আইন নিয়ে পড়াশোনা করতো? যারা ইটালির ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতো পাদুয়া এবং বোলোগনাতে, তারা কেন শুধুমাত্র ল নিয়েই পড়াশোনা করবে? শুধুমাত্র আমরা তো ল নিয়ে শুধু পড়াশোনা করি না, हम लोग सिर्फ लॉ लेके पढ़ते हैं क्या? नहीं, हर लोगों का अलग अलग चॉइस होता है कि मैं ये लेके पढ़ूंगा, मैं वो लेके पढ़ूंगा, बट उसमें सिर्फ लॉ ही था. लॉ क्यों था? देखो, कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी, सिटी में कॉमर्स ही ज्यादातर होते थे, बिजनेस ज्यादा होते थे, ट्रेड ज्यादा होते थे, ठीक है. तो अगर आपको लार्ज लेवल में, लार्ज स्केल में बिजनेस करना है, कॉमर्स करना है, ट्रेड करना है, तो आपको लॉयर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, ठीक है. नोटरीज चाहिए. नोटरीज क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ सोलिसिटर एंड रिकॉर्ड कीपर, जो रिकॉर्ड कीप करते हैं, ठीक है. आपका बिजनेस का जो कुछ अगर गंडगोल लग गया, कुछ अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता है, तो वो रिकॉर्ड कीप रखता है, लॉयर्स रखते हैं, ठीक है. टू राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स एंड रिटन एग्रीमेंट्स, उसमें लिखा होता है, ठीक है. टू राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स एंड रिटन एग्रीमेंट्स, विदाउट व्हिच ट्रेड ऑन ए लार्ज स्केल वाज नॉट पॉसिबल. अगर आपको ट्रेड करना है लार्ज स्केल में, मतलब ज्यादा करना है, तो आपको लॉयर चाहिए, नोटरीज चाहिए. तो उसके लिए उन यूनिवर्सिटीज में लॉ लेकर ही पढ़ना पड़ता था. लीगल स्टडीज वाज द चीफ. ओके. Law was therefore a popular subject of study, but there was now a shift in emphasis. Law was therefore a popular subject था उस टाइम. लॉ लेके पढ़ना है, कॉमर्स करना है, लॉयर बनना है, नोटरीज करना है, तो लॉ लेके ही पढ़ना है. तो दैट्स व्हाई लॉ वाज therefore a popular subject of study, but there was now a shift in emphasis. थोड़ा सा शिफ्ट हुआ. कैसे? It was studied in the context of earlier Roman culture. Francisco Petrarch represented this change. To Petrarch, antiquity was a distinctive civilization which could be best understood through the actual words of the ancient Greeks and Romans. अब थोड़ा सा मतलब बदला हुआ कि लॉ ही नहीं, थोड़ा सा एंशियंट ग्रीक्स को लेके पढ़ते हैं, थोड़ा रोमांस को लेके पढ़ते हैं, हमारी हिस्ट्री को लेके पढ़ते हैं, है ना. He therefore stressed the importance of a close reading of ancient. कौन? ही मतलब कौन? ही मतलब है फ्रांसिस्को पेट्रार्क. याद रखना है कि कौन एंशियंट स्टडी के बारे में बताया है हम लोगों को, ठीक है. कौन? फ्रांसिस्को पेट्रार्क. 1304 से लेके 78 तक वो रहा. रिप्रेजेंटेड दिस चेंज. क्या बोला उन्होंने? कि स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ए क्लोज रीडिंग ऑफ एंशियंट ऑथर्स, कि सिर्फ लॉ लेके पढ़ के नहीं होगा, सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ना, এনশিয়েন্ট অথার্স के बारे में भी पढ़ना है. যারা পুরনো লেখক ছিল না আমাদের, তাদেরকে নিয়েও আমাদের পড়তে হবে, এবং সেটা কে বলেছিল? ফ্রান্সিসকো পেট্রার্ক. ওকে. This educational program implied that there was much to be learned which religious teaching alone could not give. This was the culture which historians in the 19th century were to label humanism. अगर आप लोग, पेट्रार्क ने बताया कि अगर आप लोग एंशियंट ऑथर्स के बारे में पढ़ाई करोगे तो आपको ह्यूमनिज्म क्या होता है वो समझ में आएगा, ठीक है. अगर आप एंशियंट ऑथर के बारे में पढ़ाई करते, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, वो अगर एक एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो क्या होगा? आप ह्यूमनिज्म के बारे में भी जानोगे. दिस वाज द कल्चर के बारे में जानोगे. हिस्ट्री पढ़ाई पढ़ने के वक्त आपको पता चलेगा कि बहुत सारा ऐसा कुछ हम लोगों को मिलता है जो आज भी चलता आ रहा है. मतलब वो कल्चर का एक क्या होता है? कल्चर का एक वो होता है ना,
कि कल्चर उस टाइम से लेकर अभी तक चल रहा है ऐसा कल्चर। तो उन लोगों ने बताया कि अगर आपको कल्चर के चेंजेस लाना है ना, कल्चरलिज्म के बारे में जानना है ना, तो आपको एंशियंट ऑथर्स के बारे में भी जानना होगा। ठीक है, बाय द अर्ली 15th सेंचुरी द टर्म ह्यूमनिस्ट, जो मैंने बताया, ह्यूमनिस्ट वाज यूज्ड फॉर मास्टर्स हु टॉट ग्रामर, रेटोरिक, पोएट्री, हिस्ट्री एंड मोरल फिलोसॉफी। उस टाइम देखो ह्यूमनिस्ट क्या होता है, Who was the humanist अगर आपको बोला जाए उस टाइम पे तो क्या था? The term humanist was used for कौन कौन से लोगों को ह्यूमनिस्ट बोला जाता था? कौन कौन से लोगों को ह्यूमनिस्ट बोला जाता था बताओ? मास्टर्स हु टॉट ग्रामर, जो लोग ग्रामर टीच करते थे, जो लोग ग्रामर पढ़ाते थे, जो लोगों को रेटोरिक क्या पता है, रेटोरिक इंग्लिश एक लैंग्वेज का पार्ट होता है, ठीक है, ग्रामर पता है जिसको, रेटोरिक पता है जिसको, पोएट्री पता है जिसको, हिस्ट्री पता है जिसको, मोरल फिलोसफी पता है, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं ह्यूमनिस्ट। ठीक है, द लैटिन वर्ड ह्यूमैनिtas from which humanities was derived had been used many countries ago by the Roman lawyer and essayist Cicero, a contemporary of Julius Caesar, to mean culture। देखो तो ह्यूमनिस्ट जो वर्ड है ना, इधर दिखाई नहीं देगा, इधर लिख, ह्यूमनिस्ट जो वर्ड है ना आप लोगों का, वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा? ह्यूमैनिटस, याद रखना है आप लोगों को, लैटिन वर्ड से आया है ह्यूमैनिटस, एक लैटिन वर्ड होता है जिसमें आया है, फ्रॉम व्हिच ह्यूमैनिटीज वाज डिराइव्ड, हैड बीन यूज्ड मेनी सेंचुरीज एगो बाय, किस, कौन इसको, ये ह्यूमैनिटस और ह्यूमैनिटीज को किसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट? वो था रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट सिजेरो। कौन? रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट सिजेरो। ठीक है, उसने लाया ए कंटेम्पररी ऑफ जूलियस सीजर टू मीन कल्चर, कल्चर समझाने के लिए, कल्चर समझाने के लिए सिजेरो ने, जो एक रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट था, उन्होंने ये ह्यूमैनिटास को थोड़ा रिवाइव करके ह्यूमनिस्ट को यूज किया फर्स्ट टाइम। द वर्ड ह्यूमनिस्ट वाज यूज्ड बाय रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट सिजेरो at first। ठीक है, these subjects were not drawn from or connected with religion and emphasized skill developed by individuals through discussion and debate। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ह्यूमैनिटी, जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म, ऑथर के बारे में पढ़ना, एंशिएंट ऑथर के बारे में पढ़ना, वो सब कुछ एक क्या होता है? कल्चर का मीनिंग होता है। एंड दिस सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन, ये सब्जेक्ट्स रिलीजियन से कनेक्टेड नहीं है। ह्यूमैनिटी रिलीजियन से कनेक्टेड नहीं है, ऑथर के बारे में पढ़ोगे ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड, रिलीजियन से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, धर्म एक साइड, आपका मानविकता और एक साइड होता है। ठीक है, सो दिस सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन, वो कुछ भी, वो जो सब्जेक्ट्स होता है वो कुछ भी कनेक्टेड नहीं होता है रिलीजियन से। ठीक है, एंड देन एन एम्फेसाइज्ड स्किल डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। एंड ये जो सब्जेक्ट्स हमने बोला है ना अभी, वो रिलीजन नहीं बल्कि स्किल डेवलप करता है बाय इंडिविजुअल्स थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। आप डिस्कशन करके डिबेट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ पसंद ना आए, एंड डिस्कशन एंड डिबेट के बाद स्किल डेवलपमेंट होता है आपका, नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियन, रिलीजियन से कनेक्टेड नहीं है, बट आप लोगों का स्किल डेवलप होगा। ठीक है, मतलब इस सेंचुरी जो पढ़ रहा है ना हम लोग अभी, जो सेंचुरीज होता है, उसके पहले बहुत ज्यादा रिलीजियन को माना जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सबको माना जाता था। बट इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस आया कल्चर में, है ना, थोड़ा सा चेंजेस आया कल्चर में। फिर हम लोग ह्यूमैनिटी पढ़ने लगे, हम लोग बुक्स पढ़ने लगे, प्रिंटिंग बुक्स पढ़ने लगे,
एंड देन ऑथर के बारे में पढ़ने लगे, कल्चर के बारे में पढ़ने लगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने लगे, जिसके बदले में हम लोग सिविलाइज्ड हुए। ठीक है, जब इसलिए हम लोग अभी लॉजिक के बिना कुछ भी नहीं मानते। लॉजिक बताओ, पहले कुछ क्वेश्चन नहीं किया, ये सही नहीं है करना, क्यों नहीं करना है, लॉजिक बता दो। ओके, सो ह्यूमैनिटीज हम लोगों का स्टार्ट हुआ था। फिर देखो, दिस रिवोल्यूशनरी आइडियाज अट्रैक्टेड अटेंशन इन मेनी अदर यूनिवर्सिटीज। ये जो पाडुआ एंड बोलोग्ना यूनिवर्सिटी का जो ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज होता है ना, रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज होता है ना, वो अट्रैक्टेड अटेंशन अट्रैक्ट करता है इन मेनी अदर यूनिवर्सिटीज, और भी यूनिवर्सिटी से वो अट्रैक्टेड होता है कि हाँ ये आइडिया तो सही है। हाँ, सुपरस्टिशन छोड़ के हम लोग ह्यूमैनिटी पे ध्यान दे, रिलीजियन को छोड़ के हम लोग ह्यूमैनिटी पे ध्यान दे, सही है। तो ये यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा अट्रैक्ट होके और भी सारे यूनिवर्सिटीज में ये सारे फॉलोज होने लगे कि हम लोग भी ह्यूमैनिटी पढ़ेंगे, हम लोग भी ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, particularly in the newly established university in Petrarch's own hometown of Florence। अब फ्लोरेंस में एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, फ्लोरेंस में एस्टेब्लिश हुआ, इसमें भी वो अट्रैक्टेड हुए इस मतलब आइडिया से, ह्यूमैनिटी की आइडिया से, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के आइडिया से। टिल द एंड of the 13th century, this city had not made a mark as a center of trade or of learning, but things changed dramatically in the 15th century. A city is known by its great citizens as much as by its wealth, and Florence had come to be known because of Dante Alighieri, a lawman who wrote on religious themes। देखो इसमें क्या बोला है कि till the end of 13th century के खत्म होने से तक क्या होता है कि वो जो चेंजेस है ना, कल्चरल चेंजेस हमने जो देखा है अभी, कल्चरल चेंजेस, स्टडीज के चेंजेस, एजुकेशन चेंजेस, वो देखा, वो नहीं था। टिल द एंड ऑफ 30th सेंचुरी द सिटी हैड नॉट मेड ए मार्क, मतलब कोई मार्क नहीं था इस टाइप के कुछ मतलब आइडियाज का, ट्रेड ऑफ और लर्निंग, बट थिंग्स चेंज ड्रामेटिकली। बट थोड़े मतलब ऐसे ही क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जो एडुकेशन का चेंजेस आया, कल्चर का चेंजेस आया, ह्यूमैनिटी का चेंजेस आया, रिलीजियन का जो एक सुपरस्टिशियस एक आइडिया है ना, वो खत्म हुआ, फिर ह्यूमैनिटी आया कि रिलीजियन एंड ह्यूमैनिटीज आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। ऑलराइट, सो फिर हम लोगों को यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज के नाम मिले हैं, जो एक हो गया हमारा क्या, पडुआ, दूसरा बोलोग्ना, एंड थर्ड वन इज फ्लोरेंस में जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड है, जो अट्रैक्टेड हुए थे हमारे पाडुआ एंड बोलोग्ना यूनिवर्सिटीज के आइडिया से। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, समझ में आया सबको? बताओ ह्यूमैनिटीज कौन यूज किया फर्स्ट? ह्यूमैनिटी जो वर्ड है ना, वो किसने यूज किया फर्स्ट टाइम? किसने यूज किया ह्यूमैनिटी वर्ड? Who used the word humanity for the first time? हाँ बोलो, किसने किया? কে করেছিল? হিউম্যানিটিজের প্রচলন বা ওয়ার্ডটা যেটা, হিউম্যানিটিজ শব্দটা যেটা, জুলিয়াস গারাস। हाँ कौन? জুলিয়াস গারাস। कौन? जूलियस सीगरेस। हाँ, सीजरेंस नहीं, सीजेरो। वेरी गुड सादिमिया। यस, सीजेरो। वो कौन था? रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट। एसेइस्ट। हाँ, पहले बोला किसी ने एसेइस्ट। ओके, यस, रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट था, राइट? ओके, एंड जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी होते थे ना, वो 2 यूनिवर्सिटी का नाम बता दो। 2 यूनिवर्सिटीज। बताओ, 2 यूनिवर्सिटी, 2টা यूनिवर्सिटीর নাম আমি বলেছি এখানে বলেছি। হ্যাঁ, পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বলোগ্না।
वही चाहिए था वही सीधी हाँ तो Padua Viswavidyalay Bologna. ओके वेरी गुड पडुआ विश्वविद्यालय बोलोगना राइट ऑल राइट ओके सो उसमें जो यूनिवर्सिटीज थे ना बोलोगना एंड पडुआ उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट कौन कौन सा था कौन से सब्जेक्ट को लेके वो पढ़ाई करते थे कौन सा सब्जेक्ट था कौन सा सब्जेक्ट Law. यस Law. वेरी गुड लॉ 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 यस जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने के बाद लॉयर बनोगे वो सब्जेक्ट है ओके ऑल राइट दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन